उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श और अपना नेता मानने वाले छोटे योगी के रूप में अपनी पहचान रखने वाले नीरज योगी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ ही निर्दलीय पर्चा भरकर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आज नीरज योगी ने रामनगर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन पत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। नीरज योगी ने कहा कि वो अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ेंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पर वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो हिंदुओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनावी मैदान में आए हैं, जनता उनके साथ जुड़ रही है, धर्म को शिखर पर पहुंचाना उनका उद्देश्य है। वो आशा ही नहीं, उन्हें पूरा विश्वास है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता उनको भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। में कामयाब रहे, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। अगर हमें यहाँ परिजात धाम या लोधेश्वर महादेवा ने बुलाया तो एक परिवर्तन के लिए बुलाया है। आपकी आवाज़ जो है योगी जी से मिलती जुलती है। देखिए, आवाज़ किससे मिलती है, किससे नहीं, तर्क किसका नहीं है। हम करना क्या चाहते हैं, विचारधारा क्या है, हम उन विचारों को लेकर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। योगी जी से आप मिले हैं? देखिए, मिलना मिलाना, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप भी मिले होंगे, आम जनमानस है, हम भी मिले होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। क्या विचार उनके कैसे प्रभावित है उनसे आप? अरे गुरु हैं भाई, अब गुरु होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो हमारे गुरु हैं, अच्छा, हम शिष्य हैं उनके। हाँ। अब ये तो नहीं कि जो गुरुजी के विचार हैं वो हमारे अंदर पूर्ण रूप से मजबूती से कूट के भरे हुए हैं। तो गुरु जी को चाहिए कि आपकी अपनी पार्टी से आपको उतारते। देखिए, गुरुजी के हाथ में नहीं है, वो पार्टी का निर्णय है। हाँ। जो पार्टी पदाधिकारी संगठन करता है, वो जो उनका अपना कार्य है वो उसको कर रहे हैं। अच्छा, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है? देखिए, गुरुजी हैं, वो हमारे आशीर्वाद होना ना होना वो समय तय करेगा। हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमने अगर निर्दलीय लड़ा है तो अपनी एक मजबूत विचारधारा को लेके इसे आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या समर्थन करेंगे भाजपा का? देखिए, जब शिष्य गुरुजी के हैं तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही है कार्य। हाँ। इसमें तनिक संदेह नहीं है। अच्छा, हाँ। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो देखिए भविष्य के घर में है, पर हम अपना कार्य कर रहे हैं, उसको बड़ी मजबूती से करेंगे। हाँ। अगर आप मीडिया बंधुओं ने भी हमें अपना प्यार दुलार दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रामनगर को राम नगरी बनाकर दम लूंगा और आपके मान सम्मान को सह सम्मान आप तक पहुँचाने का भी कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री तो आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, ये पर्सन आप इस तरीके से छांट के ला रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन देगा ये तो अभी चुनाव हो जाए उसके बाद आप सभी दिखाएंगे। अभी भी सर्वे चलेगा आपका, पब्लिक चुनेगी। हम कार्य कर रहे हैं निर्दलीय के रूप में हिंदुत्व के प्रति। आपके गुरु हैं, आप शिष्य हैं, तो क्या नहीं चाहते हैं कि आपके गुरु ही मुख्यमंत्री के रूप में दिखे? हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ। जनता जो चाहेगी वो होगा। हम एक निर्दलीय के रूप में अगर उतरे हैं तो एक बड़ी मजबूत विचारधारा को लेकर उतरे हैं। जो हमने अब तक 550 लाउड स्पीकर हमारे देवरूपी क्षेत्र में लगवाए हैं, वो किस लिए लगवाए हैं? हिंदू आस्था के प्रति। हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में जातियां उठी हुई हैं फुटबॉल की भांति, और धर्म हमारा स्थापित है पत्थर की भांति। हम चाहते हैं धर्म उठे फुटबॉल की भांति और जातियां दबे पत्थर की भांति, क्योंकि जातियां खत्म होंगी, हिंदू जगेगा तो राष्ट्र बढ़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप मूल रूप से? मूल रूप से हमारा निवास स्थान मेरठ के। यहाँ रामनगर में क्या? अभी हमने आपसे बताया था कि हमें लोधेश्वर महादेवा और परिजात धाम ने बुलाया है, तो हमें एक परिवर्तन के लिए आए हैं। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती अरविंद कुमार मौर्य के द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी और क्षेत्राधिकारी एकोना महेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी, क्षेत्राधिकारी एकोना महेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना एकोना और पुलिस टीम के द्वारा एकोना बाईपास तिराहे के पास से अभियुक्त रईस पुत्र शरीफ निवासी मोहम्मद पटेल नगर थाना एकोना जिला श्रावस्ती को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना एकोना में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया घोषित होते ही सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अलग अलग दिनांक में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार प्रत्याशी तलत अजीज ने भी 253 विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। आपको बता दें कि जब से तलत अजीम को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से विपक्षियों में हड़कंप और खलबली का माहौल बना हुआ है। बीते विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा से तलत अजीम को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था और कांग्रेस प्रत्याशी के झोली में
45,000 से अधिक वोट पाकर इतिहास कायम किया था। इसी सीट पर भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी तलत अजीम ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। तलत अजीम के प्रत्याशी घोषित होते ही भाजपा अपना दल एस गठबंधन के साथ बसपा प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है। यदि तलत अजीम ने ठोस रणनीति के तहत चुनाव लड़ा तो इस विधानसभा में अन्य दलों के साथ उनकी कांटे की टक्कर होना सुनिश्चित है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जीबीएन 24 से धर्मेंद्र दिवाकर की इस खास रिपोर्ट में। नामांकन कराने आए हैं आप किस पार्टी से? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से तलत अजीम आज मैंने अपने नामांकन किया है। किस विधानसभा से सर? चायल विधानसभा से। सर चायल विधानसभा में आपके सामने यहाँ पे कट्टावर नेता होंगे, किस तरीके सर फेस करेंगे और किस तरीके वोट बैलेंस आप में मजबूत करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लड़ाई बाहरी बनाम क्षेत्रीय की है। जितने भी नेता हमारे सामने लड़ रहे हैं सब बाहर के हैं, कोई क्षेत्रीय नहीं है। ये सब आए हैं चुनाव लड़ के, जीत के चाहे हार के यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग तो इसी क्षेत्र में कसेंदा में रहते हैं, हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं। सर आगे आपकी रणनीति कैसी रहेगी, मतलब किस तरीके से आप जनता से अपना वोट पूरी अपने कब्जे में करेंगे सर? देखिए, रणनीति ये है कि हम लोग का संगठन और हमारे लोग पूरी क्षेत्र की जनता का एक अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है, क्योंकि एक लोकल होने के नाते पहली बात तो फ़ायदा हमें मिला है। दूसरी चीज़ कि हम सब जात धर्मों के वोट के लिए प्रयास करेंगे और क्षेत्रीय होने का कहीं ना कहीं हमको लाभ मिलेगा। जी सर, वर्तमान में सरकार को आप किस रूप में देखें 5 साल के कार्यकाल? वर्तमान में सरकार आप जान ही रहे हैं कि ये सिर्फ हवाबाज सरकार थी, झूठे वादे झूठे वो किया। आज सरकार के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि यहाँ पास अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। सत्ता बदलने को कुछ है सर? सत्ता बदलेगी क्या? ज़रूर बदलना चाहिए। जिस तरह से जो है किसान परेशान है, नौजवान परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये पुनः बदलाव दिखाई पड़ेगा। सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमाउंट डिपो के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में प्रत्येक विधानसभा से लोग पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों की तैयारियां जोरों पर हैं। जनसभा में प्रत्येक विधानसभा से लोग पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों की तैयारियां जोरों पर है। कार्यक्रम को लेकर विमान डिपो ग्राउंड में पंडाल तैयार किया जा रहा है। तैयार किए गए हेलीपैड पर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को उतारा गया, साथ ही मंच तैयार किया जा रहा है। सहारनपुर में 14 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और मुख्य पार्टियों के दिग्गज सहारनपुर आ रहे हैं। अब सहारनपुर में कल 10 फरवरी को पीएम मोदी आ रहे हैं। देहरादून रोड स्थित रिमाउंट डिपो के मैदान में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन लगा हुआ है। कार्यक्रम को लेकर एडीजी राजीव सबरवाल, डीएम अखिलेश सिंह, एसएसपी आकाश तोमर के साथ एसपीजी के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि कल डबल इंजन की सरकार के दोनों हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहारनपुर पहुंच रहे हैं, एक चुनावी सभा करेंगे और कल के लिए पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। इस बार दोबारा सरकार बनने जा रही है और कल मोदी जी को सुनने भारी भीड़ जुटेगी। जी राकेश जैन जी, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आप सभा स्थल पर हैं, क्या तैयारियां हैं, कब तक पहुंचे? कल माननीय प्रधानमंत्री जी रिमाउंट डिपो के फील्ड निकट चेलचुंगी प्रातः 10 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद के सभी वासियों से कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी जो भारत के नहीं विश्व के नेता हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी डबल इंजन की सरकार के दोनों पायलट कल सहारनपुर पहुँच रहे हैं। हम उनको विचारों को सुनने के लिए जानने के लिए भारी संख्या में सभा स्थल पहुँचे। तैयारी की बात करें तो किस तरह से तैयारी? वाटरप्रूफ पंडाल आपके सामने लगा हुआ है। मौसम थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन नेट के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से देखा गया कि कल मौसम साफ रहेगा। और माँ शाकुंभरी देवी का आशीर्वाद लेने माननीय मोदी जी सहारनपुर पहुँचे हैं, तो माँ की कृपा से कार्यक्रम भी भव्य होगा और मौसम भी साफ रहेगा। क्या पहली बार ही आ रहे हैं या पहले? मोदी जी का 2 दफ़े पहले बार सहारनपुर में, लेकिन चुनाव की दृष्टि से ये उत्तर प्रदेश की पहली मैन टू मैन रैली मोदी जी की है। खबर बलिया से, जहां पर बीजेपी सदर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में चयन होने के बाद बलिया पहुंचे दयाशंकर सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान दयाशंकर सिंह ने कहा कि 2022 में बलिया की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सचिव के धोखा देने वाले बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 75 सालों में जिस कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया वो बोलने का कोई अधिकार नहीं रखती। 7 सालों में जो काम हुआ है वो 75 सालों में नहीं हुआ। दयाशंकर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में हम बलिया को बॉम्बे बना देंगे। मेडिकल कॉलेज से लेकर रिंग बांध और जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं हम उन्हें पूरा करवाएंगे। को गृह जनपद भेज दिया गया है। गृह जनपद भेज दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बलिया जनपद वासियों को? देखिए, बलिया में जबरदस्त लहर है। इस समय जब 2017 का चुनाव हुआ था तो हम लोग यहाँ पर 7 में से 5 सीटें जीते थे और आज मैं ये कह सकता हूँ कि बलिया का जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, इसके आधार पर कह सकता हूँ कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, 2022 में 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी। क्या मुद्दा रहेगा आपके नगर विधानसभा में? जो हमारा मुद्दा वही है जो हमारे मंत्री जी आनंद शरीफ शुक्ला जी ने बहुत काम कराया बलिया के अंदर, लेकिन जो अधूरा रह गया है उस काम को पूरा करना मेरा लक्ष्य होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र, जैसे बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस के सचिव प्रियंका गांधी जी कह रही है कि वो धोखा पत्र है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे धोखा पत्र? देखिए, घोषणा पत्र के बारे में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने बयान दिया है। कांग्रेस जो है 50 सालों तक शासन किया, इस देश के लिए कुछ नहीं किया और वो कांग्रेस बोलने का कोई अधिकार नहीं रखती है। 7 सालों में वो काम हुआ जो 75 सालों में नहीं हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में बलिया को हम लोग बम्बे बना देंगे। जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के जो भी रिंग बांध जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं वो सभी कार्यों को हम लोग पूरा कराएंगे। एक आखिरी सवाल, आपके विधायक जी कह रहे हैं